नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस 22 ऑफ जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हर प्रकार के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी अभी प्रिपरेशन करना शुरू किया है तो आपके लिए 2021 के लिए फुल पेड ग्रुप है, जहां पर आप लोग को पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी तैयारी हो चुकी है तो आपके लिए हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं और आप आंसर लिखते हैं, आपके आंसर के बारे में फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है और मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी प्रकार से काफी सारी ऐसी सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है। तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको जो सर्विस चाहिए उसके बारे में बताइए, तो आपके लिए वहां पर सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। एंड गाइस वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला लेक्चर आज का इसलिए लेट हुआ है। कल आपने नोटिस किया होगा मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया, बट एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा कि मेरे स्टूडेंट्स ने जैसे ही मैंने कुछ चेंजेस लाए तो एकदम से बोल दिया कि सर आप फ्री मेंबर्स वालों की चिंता नहीं करते, आपको तो सिर्फ पेड मेंबर्स की चिंता है और ऐसा वैसा। तो देखो गाइस, जब यहाँ पर अगर मैं कुछ चेंजेस लाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये चेंजेस आपको अच्छा लगे, और ये हो भी सकता है कि शायद आपको अच्छा ना लगे तो आप अपना फीडबैक दोगे, अरे नहीं नहीं सर पुराना वाला अच्छा था। तो देखिए मैं आप लोग के लिए आज मैं लिटरली बता रहा हूँ, कल का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था, बट मैंने देखा कि बच्चों ने मैसेज किए हुए हैं, मैंने वो चीज छोड़ी। मैंने कहा नहीं यार, बच्चों को तकलीफ हो रही है, उनको एक दिन की भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए नया बना दिया, दोबारा से रिपीट किया। ये वाला जो पूरा लेक्चर आप देख रहे हो पूरी पीडीएफ फिर से बनाई, यानी कि ये आप देख रहे हो पीपीटी फॉर्मेट में, उसको फिर से पूरा क्रिएट किया, फिर से अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कभी भी ऐसा मत सोचना मैं अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस लाता हूँ तो आप सभी की भलाई के लिए होते हैं। अब मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी एक इंसान हूँ, राइट। मैं सोचता हूँ कि शायद ये आपको अच्छा लगे तो मैं आप लोग के लिए करता हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा देखो वापस चेंज कर दिया ना। तो कभी भी ऐसे जजमेंट मत देना, और ये ना ही सिर्फ मेरे लिए, किसी के लिए भी। अगर आप कोई सामने अलग कर रहा है तो क्या पता शायद वो आपके भले के लिए कर रहा हो जो आपको पसंद ना आए, तो उसको एकदम से गलत मत समझना, ठीक है। ये हमेशा से एक लाइफ का लेसन है। चलो एनीवेज, अब समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। सो गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1 2 3 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। हम लोग बात करेंगे मगुरी मोटापंग बील वेटलैंड के बारे में। तो देखो ये मगुरी मोटापंग बील, ये एक वेटलैंड है, आप देख सकते हो इस फोटो में, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, तो उसके 10 किलोमीटर साउथ के डिस्टेंस पर ये वेटलैंड हम लोग को देखने को मिलता है, और दिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व का ही ये पार्ट है। अभी पिछले हफ्ते ही हम लोग ने दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क के बारे में चर्चा करी थी। फटाक से वीडियो को पॉज अभी के अभी करो, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि ये किस स्टेट पर लोकेटेड है, ये वाला नेशनल पार्क। ये वेटलैंड का नाम जो पड़ा है, सबसे पहली बात मगुर, तो ये मगुर जो नाम पड़ा है गाइस, ये कैटफिश के नाम पर पड़ा है। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं, तो उन लोग लोकली जो कैटफिश है, जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्लैरियस बैट्रोचस हम लोग को देखने को मिलता है, तो लोकल जो लोग हैं आके लोकलाइट्स, वो कैटफिश को मगुर पुकारते हैं, मगुर के नाम से, यानी कि यहाँ पर कैटफिश फेमस है। कैटफिश का दूसरा नाम यहाँ पर मगुर कहा जाता है, तो इसलिए मगुर जो है वो यहाँ पर नाम पड़ गया, क्योंकि एक टाइम पर यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में कैटफिश हुआ करती थी। और मोटापंग जो है वो यहाँ पर गांव है, उसका नाम है मोटापंग। यहीं पर नजदीक, इस वेटलैंड के नजदीक एक गांव है जिसको मोटापंग नाम दिया गया है, और उसी के नाम पर ये मोटापंग रखा गया है। और बील की अगर बात करें, वेटलैंड को आसामीज लैंग्वेज में बील कहा जाता है, तो आपको पता ही लग गया होगा कि ये जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, आसाम के अंदर लोकेटेड है। आई होपफुली कि आप लोगों ने आसाम ही लिखा होगा नीचे कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट की बात करें, ये वेटलैंड जो है गाइस, उसके 500 मीटर की दूरी पर एक तेल का कुआं था, जिसमें अभी ब्लास्ट हो गया, इसमें भी आग लग गई है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आग यहाँ पर लगी हुई है। और देखिए नेशनल पार्क और ये बायोस्फीयर रिजर्व पर आग लगी है, तो सोचिए वाइल्ड लाइफ को कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा खतरा है ना। और इस प्रकार के इंसिडेंट्स आप देख रहे हो, डिजास्टरस इंसिडेंट्स, इस प्रकार के आग लग रही है और या इस प्रकार की स्थिति डेवलप हो रही है, गैस निकल रही है, तो ऐसी चीजें पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा हुई हैं, बहुत ज्यादा। तो इससे रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखना, स्पेशली कहाँ पर ये गैस लीकेज हुई है या आग लगी है, इस प्रकार का डिजास्टर हुआ है, राइट। तो उसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए।
और देखिए ये जो नेशनल पार्क है इसको इम्पोर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी डिक्लेयर किया हुआ था 1996 में। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं वो गोल्डन महशीर वल्नरेबल स्पीसीज की कैटेगरी में और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि स्वैम फ्रैंकोलिन, मार्श बैबलर। इसके अलावा 2 इंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं, ग्रेटर एडजुटेंट और पल्लास फिश ईगल। 6 क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी वाली भी स्पीसीज हैं यहाँ पर, जैसे कि बायर पोचार्ड, रेड हेडेड वल्चर, वाइट बेलीड हेरॉन। तो ये कुछ स्पीसीज के नाम है, आप चाहो तो गूगल में इस स्पीसीज के नाम सर्च करके उनकी फोटो वगैरह देख सकते हो कैसे दिखते हैं वो। इसके लोकेशन की बात करें तो आप लोग जानते हो गाइस कि ये असम के अंदर लोकेटेड है ये, बट ये जो ऐसा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ भी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप देखोगे एक नमदफा नेशनल पार्क है, इसके बारे में भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो याद रखिएगा इसका नाम। तो इससे जो है ये कनेक्ट करता है और ऐसे कनेक्ट करने के बाद एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ये क्रिएट कर देता है। आप सोच सकते हो कि 2 बड़े नेशनल पार्क आपस में कनेक्टेड है, तो आप सोचिए कितना बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो ये इसकी खासियत है, ये जो 2 नेशनल पार्क जो है वो आपस में कनेक्टेड है, एक तो नमदफा नेशनल पार्क और दूसरा जो है हम लोगों ने अभी बात करी दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, है ना। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा ये ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स के साथ ही साथ लोकेटेड है, इसलिए यहाँ पर फ्लड आती है, बाढ़ आती है, राइट। और अभी यहाँ पर असम के अंदर फ्लड के केसेस भी हम लोग को देखने को मिले, जिसके चलते देखो एक तो यहाँ पर 3-4 एक्टिविटी एक साथ हुई है, पता है आपको। एक तो आग लग गई, दूसरा फ्लड आया था अभी, जिसमें काफी सारे राइनोसोरस जो है वो खतरे में हम लोग को देखने को मिले थे, क्योंकि राइनोसोरस को दिखाई नहीं देता है। अभी आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे उनके बारे में भी, डोंट वरी अबाउट इट। बट एक आपको आइडिया होना चाहिए, सोचिए कि आप असम में एक साथ कितना गंभीर स्थिति जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए डेवलप हो गई है, और लिटरली 2020 जो साल है वो बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट्स दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो यहीं पर लोकेटेड है, और ये ब्रह्मपुत्रा नदी के फ्लड प्लेन्स में आता है, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, राइट। और लोहित रिवर हम लोग को देखने को मिलती है, और इसके साउथ में जो है वो दिब्रू नदी हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा हम लोग बात करें काइपो जनजाति के बारे में, काइको पीपल के बारे में, राइट। कायापो, ठीक है। तो ये जो है गाइस इंडिजीनियस पीपल है ब्राजील में रहने वाले ये लोग हैं, राइट। और ये बताया जाता है कि जो अमेजोन रिवर है, जो जिंगू रिवर है, आप देखो अमेजोन रिवर ब्राजील में आपको पता है कि हम लोग को देखने को मिलती है, ये अमेजोन रिवर है। साउथ अमेरिका पे आप देखेंगे तो ये अमेजोन रिवर ये पूरी आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप नीचे साइड देखेंगे ये जिंगू रिवर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इस एरिया के आसपास जो, यानी कि आप पूरा कह सकते हो कि ये पूरा एरिया जहाँ पर अमेजोन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इन पूरे एरिया के आसपास जो है ये काइपो जो लोग हैं जनजाति हम लोग को देखने को मिलती है। क्वेश्चन ये बनेगा आपसे कि काइपो पीपल अभी रिसेंटली न्यूज में थे, तो ये कहाँ पर रहते हैं, किस जगह के ये निवासी हैं। तो याद रखना ये ब्राजील के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, स्पेशली अमेजोन नदी और जिंगू नदी का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि ये ब्राजील में है, ठीक है। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अपनी बॉडी पर देखिए गाइस काला कलर का पेंट लगा लेते हैं, शायद आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो इनने तो नहीं लगाया, इनके मुंह पे पेंट दिख रहा है, बाकी आप इनको देखिए, आप बीच में जो है इनको देखिए, या फिर आप इनको देख सकते हैं, इन्होंने अपनी बॉडी पे कुछ काला कलर का पेंट लगा लिया है, ठीक है। और ये बेसिकली कहा जाता है कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं, तो जो इनके जो पूर्वज वगैरह जो थे, तो उन्होंने ये इस प्रकार की स्किल्स जो थी वो इंसेक्ट से, कीड़ों से सीखी थी। और इवन जैसे कि हम लोग को देखने को मिलता है कि जो भूत वगैरह होती हैं, स्पिरिट्स वगैरह जो होती हैं, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए ये इस प्रकार की बॉडी के ऊपर पेंट वगैरह कर लेते हैं और भूत वगैरह से बात करते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि ये बताई जा रही है यहाँ पर इनके द्वारा, इनके बारे में, तो जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। मेनली बताया क्या एग्जामिनेशन में 2 ही चीज़ आएंगी, एक तो ये अमेजोन रिवर और जिंगू रिवर के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। दूसरी बात जो आएगी वो ये कायापो जो लोग हैं जनजाति जो है वो कहाँ की है, तो आपको ब्राजील पता होना चाहिए, ठीक है। बस उससे ज़्यादा और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सैक्रेड ग्रूव्स की बारे में बात करेंगे हम लोग, ये क्या है इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले सैक्रेड ग्रूव्स न्यूज़ में क्यों आया। कोयम्बतूर में रहने वाले एक कन्नन वारियर, आप इनकी फोटो देख सकते हैं, कन्नन वारियर जी हैं। तो ये जो है वो कोयम्बतूर से बिलोंग करते हैं, कोयम्बतूर। और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशनल नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, तो ये इनको दिया गया है इनकी आउटस्टैंडिंग रिसर्च जो थी फॉरेस्ट्री में उनको लेकर, क्योंकि इन्होंने टारगेट किया हुआ था सैक्रेड ग्रूव्स के ऊपर कि जो एंडेंजर्ड सैक्रेड ग्रूव्स हैं तो उनको कंजर्व करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो उसको लेकर जो इन्होंने रिसर्च करी थी, तो उसको रिकॉग्नाइज करते हुए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब मेनली देखो एक चीज तो आपको पता लग गई है, ये स्टेट सिविल सर्विसेज वगैरह में इनके नाम वगैरह से चीजें पूछी जा सकती है, बट यूपीएससी आपसे ये वाली चीज नहीं पूछेगी। आपसे यूपीएससी सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में पूछेगी, या फिर वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज में आ सकता है कि सैक्रेड ग्रूव्स अभी न्यूज में थे, क्या है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज पे, फोटो पे देखो आप जरा,
देखो यहाँ पर काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। ये जंगल वाला एरिया आपको अलग ही दिखाई दे रहा है कि ये पूरा एरिया जो है वो जंगल का एरिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी की पूजा हो रही है, ठीक है, किसी देवता की, डीटी की पूजा हो रही है, ठीक है। तो देखिए ये सैक्रेड ग्रोव्स है। सैक्रेड का मतलब आपको पता है, ये पवित्र माना जाता है, पवित्र। सैक्रेड का मतलब ही होता है पवित्र, है ना। और ग्रोव्स यानी कि एक ऐसा एरिया, जंगल वाला एरिया जहां पर प्लांट्स और ट्रीज वगैरह होते हैं। तो ऐसा एरिया जंगल का, ऐसा पार्ट जंगल का जो सैक्रेड माना जाता है, जो पवित्र माना जाता है, जहां पर देवताओं की पूजा होती है, राइट, जो किसी स्पिरिचुअल पावर से एसोसिएटेड होती है जो जगह, तो उसको सैक्रेड ग्रोव कहा जाता है। और काफी सारे ऐसे ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं जहाँ पे ट्राइब्स जो हैं वो अपने जंगल के कुछ एक ऐसे एरिया है उसको सैक्रेड रखते हैं, इतना पवित्र रखते हैं कि वहां पर किसी नॉन ट्राइबल पर्सन को एंट्री नहीं होती, यानी कि किसी बाहर, यानी कि उनकी कम्युनिटी के बाहर के लोगों को एंट्री नहीं दी जाती, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई वहां पे बाहर से आएगा तो वो इस एरिया को प्रदूषित कर देगा, और उसके बाद भगवान गुस्सा हो जाएंगे, और भगवान अगर गुस्सा हो गए तो नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, प्रकोप आ सकता है। तो ऐसी इनकी मान्यता यहाँ पर है, समझ रहे हो बातों को। तो ये चीज था पूरा ओवरऑल। अब थोड़ा थ्योरी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सैक्रेड ग्रोव्स, मैंने आपको जैसा बताया कि ये फॉरेस्ट के पैचेज हैं या नेचुरल वेजिटेशन के पैचेज हैं, जहां पर या तो थोड़े बहुत पेड़ हो सकते हैं या फिर कई एकड़ तक फॉरेस्ट हो सकता है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि एक फॉरेस्ट का छोटा सा एरिया नहीं है, ठीक है, जहां पर कुछ पेड़ हो। इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि एक फॉरेस्ट का एक बड़ा एरिया भी हो सकता है जिसको सैक्रेड ग्रोव्स माना जा सकता है, ठीक है। तो ये बड़ा एरिया भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और यहां पर लोकल फोक डीटी है, यानी कि जो देवता है इनके ट्राइबल ग्रुप्स के, तो उनको यहां पर स्थापित किया जाता है, राइट। और ये स्पेस जो है वो लोकल कम्युनिटीज के द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है, और उनकी रिलीजियस मान्यता ये है, ट्रेडिशनल रिचुअल्स उनके इस प्रकार के हैं कि ये कई जनरेशन से करते हुए आ रहे हैं, और इनकी ये जो प्रैक्टिस है वो कई जनरेशन तक जाएगी, राइट, मतलब ये कंटिन्यू रहेगी। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर ट्रेजर हाउस वगैरह भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार के ट्रेजर हाउस वगैरह, राइट, और मतलब रेयर स्पीसीज वगैरह के। और यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये जो एरिया है इसके पीछे भी एक मान्यता होती है, यानी कि इस एरिया पर जो प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, या फिर इस एरिया पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि ट्राइबल ग्रुप्स को इकोनॉमिकली फायदा देती हैं या फिर मेडिकली फायदा देती हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी, जैसे प्लांट की कुछ ऐसी स्पीसीज, आपको पता होगा काफी सारी प्लांट की स्पीसीज होती हैं जो जड़ी बूटी वगैरह होती है ना, जिसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर ऐसी कुछ जड़ी बूटी हो, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ हो जो जिसकी इकोनॉमिक कॉस्ट काफी अच्छी हो, जिससे कि फायदा होता है ट्राइबल ग्रुप्स को। तो ये कोशिश करते हैं कि इस एरिया को इस प्रकार से प्रोटेक्ट करके रखें कि कोई बाहरी इंसान जो है वो यहाँ पर ना आए, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, ये वाली। इसके अलावा यहाँ पर लोगों की मान्यता मैंने आपको बताई दी है कि यहाँ पर ये किसी प्रकार का आउटसाइडर्स का डिस्टर्बेंस यहाँ पर पसंद नहीं करते किसी भी तरीके से। और यहाँ पर टारगेट किया जाता है कि अगर बाई चांस कुछ डिस्टर्बेंस हो गया तो देवता चढ़ जाएंगे, और यहाँ पर डिजीज हो जाएगी, नेचुरल कैलामिटीज हो जाएगी, डिजास्टर हो जाएगा, क्रॉप्स वगैरह फेल हो जाएंगे। और यहाँ पर काफी सारी जनजातियां, जैसे कि बात करें गारो और खासी ट्राइब्स की, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हम लोग को देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा ये दोनों जो जनजाति हैं उनके नाम गारो और खासी। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि खासी और गारो कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में आ भी चुका है एक बार सिविल सर्विसेज में कि गारो और खासी जो है वो कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलती है, किस रीजन पर। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, गारो और खासी। अब बात करें, ये मैंने आपको बताई दिया कि ये किसी भी ह्यूमंस के इंटरफेरेंस को यहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं, बैन किया हुआ है। और सैक्रेड ग्रोव्स जो होते हैं वो 3 प्रकार से क्लासिफाइड होते हैं। एक जो है ट्रेडिशनल सैक्रेड ग्रोव्स, तो ये एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर जो गांव है, यानी कि ट्राइबल ग्रुप्स का एक एरिया है, एक कम्युनिटी का एरिया है, तो उन कम्युनिटी के कॉमन अगर देवता होंगे, ठीक है, तो उनको यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। तो ये एक ट्रेडिशनल सैक्रेड ग्रोव्स की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा बात करें टेम्पल ग्रोव्स की, तो ये क्या करते हैं गाइस, तो एक ऐसा एरिया, यानी कि एक ऐसा फॉरेस्ट का पैच जहां पर पेड़ वगैरह हैं, तो वहां पर जो है वो आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो होता है वो टेम्पल ग्रोव्स हो जाता है, तो इन्हीं के टेम्पल होते हैं। इसके अलावा एक हम लोग को देखने को मिलता है कि एक बरियल ग्राउंड्स हो सकते हैं, या बरियल ग्रोव्स या क्रीमेशन ग्रोव आप कह सकते हो इसको। तो इस जगह पर जो है वो लोगों को बरी किया जाता है, गड़ाया जाता है इस एरिया पर, फॉरेस्ट के पैच पर, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में और डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, राइट। और सैक्रेड ग्रोव्स आप देख सकते हैं, पूरा जितना भी आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा सैक्रेड ग्रोव्स है। यहाँ पर हर एक जगह पर आप देखिए सैक्रेड ग्रोव्स बनाए हुए हैं वहाँ की लोकल कम्युनिटी के द्वारा या ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह के द्वारा, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। अभी हमने चर्चा करी थी असम के बारे में, वहाँ पर एक तेल जो है उसमें आग लग गई थी, तेल के कुएं में, सॉरी, है ना। तो वो चीज़ हमने देखी, और मैंने आपको उस समय बताया भी था, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर बाढ़ भी आई है। तो असम फ्लड्स का एक टॉपिक देखने को मिला है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो रेयर राइनोसोरस हैं उनकी मृत्यु हो गई है फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण उनकी मौत हो गई है, गेंडों की, राइनोस की। अब देखिए जितने भी राइनोस है ना, उनकी आईसाइट काफी पुअर होती है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है स्टेटमेंट वाइज कि राइनोस से रिलेटेड, क्योंकि देखो आप जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हो वो सिविल सर्विसेज के लिए भी और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए कॉमन एग्जाम होता है प्रीलिम्स का,
तो फॉरेस्ट सर्विसेज को परखने के लिए भी काफी सारे आप क्वेश्चंस देखिएगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन तो अपन को कभी छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स। तो देखो एक स्टेटमेंट में आ सकता है कि राइनोस की आंखें काफी अच्छी होती है, उनकी आईसाइट काफी स्ट्रांग होती है, राइट। तो वो गलत होगा स्टेटमेंट, क्योंकि उनकी आईसाइट काफी पुअर होती है। और सभी के सभी राइनोसोरस की, इसमें कोई मतलब रेयर वाली कंडीशन नहीं है, सभी राइनोस उनकी आईसाइट पुअर होती है, उनका ब्लड विजन होता है, उनको ब्लड दिखाई देता है। और ये फिर हमला कैसे करते हैं, शिकार कैसे करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके जो स्मेलिंग पावर है, सूंघने की जो शक्ति है इनकी, और सुनने की जो शक्ति है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए ये अटैक करते हैं, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर 55% से ज्यादा पूरे दुनिया भर के वन हॉर्न राइनोसोरस हैं, उसकी पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, ये एक नेशनल पार्क है, गोलघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट जो है आसाम की, वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिंपल याद रखना कि आसाम के अंदर है। यहाँ पर 2/3 वर्ल्ड लार्जेस्ट वन हॉर्न राइनोसोरस है, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हम लोग को देखने को मिलती है। इस मैप में भी देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी के पास में ये हम लोग को देखने को मिलता है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा भी करी थी दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के बारे में, तो वो भी हम लोग को ब्रह्मपुत्रा के फ्लड प्लेन पर देखने को मिलता है। इवन हमने ये भी बात करी थी कि ये जो नेशनल पार्क है दिब्रू साइखोवा, तो ये भी एक बर्ड मतलब यानी कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, राइट। और वैसे ही काजीरंगा भी एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है बाय वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, और यहाँ पर एवी फॉनल स्पीसीज जो हैं उनको कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और वाइल्ड वाटर बफेलो जो गाय होती है ना, सॉरी भैंस जो होती है पानी वाली जंगली भैंस, तो उसकी भी सबसे बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर लोकेटेड है। बताया जाता है कि पूरे दुनिया भर में 57% जो पॉपुलेशन है इस बफेलो की, वाटर बफेलो की, जंगली वाटर बफेलो, तो वो यहाँ पर काजीरंगा में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर असम की अगर हम लोग बात करें, टोटल 5 नेशनल पार्क है असम में। 2 के बारे में तो आज ही हमने चर्चा कर ली, राइट, काजीरंगा और ये दिब्रू के बारे में। तीसरा है मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये फलाना नेशनल पार्क किस स्टेट पर लोकेटेड है। आप सोचिए कि उसमें अगर मैच द फॉलोइंग में अगर 5 या 6 भी ऑप्शन हुए, तो अगर आपको एक का भी पता है कि असम के अंदर ये फलाना नेशनल पार्क लोकेटेड है, तो आपको वाला आंसर सही होगा। क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आप जानते हो कि अगर आपने एक करेक्ट मार दिया तो आपके पूरे करेक्ट होंगे फिर तो, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में तो ऐसे ही होता है ना कि अगर आपका एक भी ऑप्शन अगर मैच कर रहा है तो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन तो आपके मैच करेंगे ही करेंगे, राइट। तो ये चीज है। तो एक के बारे में भी उसमें तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसलिए ऐसे टॉपिक्स तो कभी छोड़ना ही नहीं आप लोगों को। ये देखिए प्यारा सा राइनोसोरस होता है, वन हॉर्न राइनोसोरस, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। तो एशियन राइनोस में सबसे बड़ा राइनोसोरस ये राइनो जो है वो माना जाता है। असम इसका घर है, असम में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इसकी हम लोग को देखने को मिलती है वन हॉर्न राइनोस की। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्शन संरक्षण जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इस साल बताया गया कि ऑलमोस्ट 85% जो एरिया है काजीरंगा नेशनल पार्क का, ये पानी के नीचे चला गया था, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आई है, मैंने आपको बताया। और बाढ़ हालांकि असम के अंदर काफी रेगुलर है, हर साल हम लोग को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर बाढ़ देखने को मिलती रहती है, और असम के अंदर ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अब ये कॉमन होने का क्या कारण है कि असम में इतनी बाढ़ क्यों आती है, क्यों आम है बाढ़? ब्रह्मपुत्र नदी के पास में ये हम लोग को देखने को मिलती है एक तो। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्लड प्रोन एरिया है। फ्लड प्रोन एरिया के होने के कारण मैनमेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है ना। यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं, लैंडस्लाइड्स होती है यहाँ पर। अब देखो अर्थक्वेक आ रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, पानी में हलचल हो रही है। आप जानते हैं जैसे ही पानी में हलचल होती है तो एकदम से पानी का बहाव उड़ जाता है, राइट। आप देखते हैं समुद्र में हम लोग बोलते हैं ना सुनामी आ गई, सुनामी का आने का कारण क्या है, अर्थक्वेक। समुद्र के नीचे जो अर्थक्वेक होता है वही तो वजह होती है सुनामी की। वैसे यहाँ पर अब ब्रह्मपुत्र नदी इतनी विशाल नदी, अब अगर उसमें कुछ हलचल होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके आसपास का जो एरिया होगा वो तो डैमेज हो गई, तो ये नेचुरल फैक्टर हो गया, राइट। और लैंडस्लाइड की अगर हम लोग बात करें, लैंडस्लाइड भी एक वजह है। आपको पता है कि अगर एकदम से लैंडस्लाइड हो गई तो जो पहाड़ में जो वो होगा, क्या बोलते हैं, मिट्टी वगैरह होगी, वो जाकर किस में जम जाएगी, पानी में, ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में जम जाएगी। अब वो क्या करेगी, वाटर के फ्लो को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेगी। और यहाँ पर देखो, मान के चलो जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया कि बहुत सारा पानी जम गया, अब पानी आके यहाँ पर इकट्ठा होता रहा, क्योंकि पानी का फोर्स अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है कि इस चीज को जो है, इस मिट्टी को वो बहा दे। अब बहुत समय तक ये पानी का फ्लो यहाँ पर इकट्ठा होता गया। एक टाइम के बाद ये जो मिट्टी होगी वो क्रैक हो जाएगी या कमजोर हो जाएगी, और जैसे ही मिट्टी कमजोर हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी, और ये पानी एकदम से फुल फ्लो में आगे बहेगा। अब आपको पता है कि एकदम से पानी का फ्लो आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि जिस रीजन पर वो पानी जाएगा उस रीजन पर बाढ़ आ जाएगी। समझ में आ रहा है बातों को? नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा ना। तो ये चीज है। इसके अलावा बैंक इरोशन, बैंक क्या होता है, रिवर बैंक आपको पता होगा, नदी है। अब नदी के आसपास की जो जमीन होती है, यानी कि ये एरिया, राइट, जो कि
ये मान के चलो ये एरिया है जो कि पानी को उस तरफ ले जाने नहीं दे रहा है, ठीक है, नदी का पानी इस एरिया तक सीमित है, ये होता है बैंक रिवर का। अब यहाँ पर क्या है कि रिवर के बैंक्स भी जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो टूटे ताटे हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये भी एक वजह है जिसके कारण से जो पानी जो है वो चौड़ा होता है, यानी कि फैलता है, ब्रॉड होती है नदी का पानी। अब नदी का पानी किसी रीजन पे जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो उस रीजन पर नुकसान पहुंचाएगा। डैम्स, यहाँ पर डैम वगैरह बनाए हुए हैं, सेम कंसेप्ट वही है यहाँ पर भी। अगर लैंड साइड होती है बीच, क्योंकि डैम में भी क्या होता है, पानी को रोका जाता है, पानी को एक टाइम के बाद रोकने के बाद छोड़ा जाता है, तो ऑब्वियसली बात है पानी का फ्लो एकदम ज्यादा नजर आएगा, राइट। तो वो भी एक वजह बताई गई है। गुवाहाटी की टोपोग्राफी कुछ इस प्रकार की है कि वो बोल के शेप की, बाउल आपको पता है ना, बाउल खाना खाने का बोल जो होता है, जिसको बाउल भी बोलते हैं, कुछ लोग बोल भी बोलते हैं, है ना। तो ये वाला जो खाना खाने का होता है कटोरा, तो ये जो है अब ये इस शेप का होता है। मेरे इसमें पता नहीं पेन में ऑटोमेटिक फीचर है, एक मिनट रुको इसका फीचर बंद करें। ये देखो आप, ये इस प्रकार का कुछ बोल होता है। आई नो कि मैंने बहुत गंदा बनाया है, तो ऐसा कुछ होता है। तो अब इसमें आप समझ पा रहे हो कि पानी भरता जाएगा भरता जाएगा, अब एक टाइम के बाद पानी तो निकलेगा ना बाहर, तो ऐसा कुछ शेप है। अब एकदम से जिस समय पानी का फ्लो ज्यादा आ गया, या जिस समय बहुत ज्यादा पानी हम लोग को देखने को मिला था, उस समय एकदम पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा तो पानी फैलेगा रीजन पे, ये फ्लड वाली स्थिति डेवलप हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वाटर लॉगिंग होती है, वाटर लॉगिंग आप समझते हो कि पानी रुक गया रुकना वाटर लॉगिंग है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं दो तीन कॉमन फीचर्स, इसकी बात करी, इसकी बात करी हमने, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करी। तो ये क्या हो रहा है, पानी रुकने के कारण और एकदम से पानी का फ्लो जब बढ़ता है तब आती है बाढ़। तो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर अर्बन एरियाज पे बहुत ही बुरा इन्होंने प्लानिंग करी थी, अर्बन एरियाज बना दिए, शहरी क्षेत्र यहाँ पर बना दिए, विकसित कर दिए, डेवलप कर दिए बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के। यहाँ पर पता है कि यार ये जोन जो है यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा है, बट फिर भी वहां पर रेसिडेंट्स डेवलप कर दिए, राइट। तो उससे क्या हुआ, जैसी ही बाढ़ आती है वहां पर जनजाति को नुकसान पहुंचता है, ह्यूमंस को नुकसान पहुंचता है, स्पीसीज को नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ की अर्बन प्लानिंग भी काफी बेकार थी। तो ये चीज यहाँ पर रिपोर्ट में पता लगी, हम लोग को बताई गई है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल मामला इससे रिलेटेड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसकी बात करेंगे इस, तो देखिए कुछ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जो है, ये वाली कंपनी का काम क्या होता है, ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करना, ये पता लगाना कि किस किस क्षेत्र में किस किस जगह पर ऑयल है या फिर गैस है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जब अपनी एक्सप्लोरेशन कर रही थी तो उनको काफी सारे फॉल्ट्स के बारे में पता लगा। हिमालय जो रीजन है उसके जो फुट है, हिमालय के फुट यानी कि नीचे वाला एरिया हिमालय का, तो वहां पर इनको काफी सारे फॉल्ट्स मिले, ठीक है। अब फॉल्ट क्या होते हैं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे प्रॉपर इसकी डेफिनेशन। हालांकि पहले भी मैं पूछ चुका हूं आप लोगों से, और इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी मुश्किल से मैंने 15-20 दिन पहले कवर कराया हुआ है, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है हमारा, वहां पर काफी ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। तो उसके कारण क्या है, तो उसके कारणों में हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा करी थी, है ना। तो बताइए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, और जो पहली बार मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं पिछले 15 दिन के वीडियो देख लीजिए, या फिर कमेंट में देख लीजिएगा। हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो कुछ ना कुछ कमेंट लिख देते हैं, यानी कि वो बता देते हैं, हेल्प कर देते हैं दूसरे व्यूअर्स की कि आप यहाँ पर जाकर ये टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ये सर ने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है। तो मुझे काफी अच्छा लगता है मेरे रेगुलर व्यूअर्स की वाली अप्रोच, और ये समझ में आता है मुझे कि हाँ आप लोग वाकई में नोट्स बनाते हैं, क्योंकि आपके पास जो हैंड रिटन नोट्स हैं तो उसको आप पलट के तुरंत देख लेते हो कि पता लग जाता है आपको कि हाँ यार इस दिन आपने पढ़ा है, आपका रिविजन भी हो जाता है, और फिर जो है दूसरे बच्चों को भी आप बता देते हो। मुझे काफी अच्छा लगता है, मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे बच्चों को जो अपनी अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ दूसरों की भी हेल्प करते हैं। मुझे भी काफी सारे बच्चों के पर्सनल मैसेजेस आते हैं, काफी समय से कुछ ऐसे बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मुझे जो है वो कंटिन्यूअसली मेरी हेल्थ को लेकर मोटिवेट करते रहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो था वो बाहर गया हुआ था, तो इसलिए मैंने एडवांस में पूरे वीडियोस जो है वो आप लोग को प्रोवाइड करा दिए थे यहाँ पर। द रीजन बीइंग इज कि मैं एक डॉक्टर से कंसल्ट करने गया हुआ था। अब हुआ क्या, अब आजकल देखो डॉक्टर्स लुटेरे बैठे हुए हैं, तो फिर मैं काफी बुरा लगा मुझे कि मैंने कहा यार इतना जाओ, लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करो। मैं खुद बाय कार गया था और खुद ही चला के गया हुआ था, स्थिति थोड़ी खराब भी थी, और पापा भी जो है वो ड्राइव वगैरह ज्यादा नहीं करवाता मैं उनसे, तो मैं खुद ही गया था चला के। तो अब मैं जब वापस आया तो बहुत बॉडी एक्सर्शन हो गया था काफी ज्यादा, और फिर वो डॉक्टर ने भी दिमाग खराब कर दिया, तो बड़ा बुरा लग रहा था मुझे। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं तो मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं नहीं सर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जो मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए हैं। चलो एनीवेज, अब ये वाली बात तो हो गई। मैं आपको बस वही बताना चाह रहा था एक चीज, कि मुझे काफी अच्छा लगता है आप लोग को देखते हुए कि आप लोग भी जो है वो मतलब जो आप लोग का जो डेडिकेशन है अपनी पढ़ाई को लेकर भी और हर चीज को लेकर, तो वो काफी अच्छा है। चलो एनीवेज आगे की बात करेंगे। इसमें देखो ये फॉल्ट सिस्टम जो है, ये साउथ ईस्टर्न रीजन जो है नेपाल का, वहां पर हम लोग को देखने को मिला है, और बताया गया है कि यहाँ पर अर्थक्वेक काफी ज्यादा होते हैं। और उस समय भी हमने चर्चा करी थी जब मैंने आपको पढ़ाया था कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अर्थक्वेक्स के कारण क्या है, तो फॉल्ट उसका एक कारण है। ये भी क्वेश्चन देखो ऐसा बन सकता है कि इन फलाना ऑप्शन में से बताइए कि अर्थक्वेक का कारण क्या है, तो फॉल्ट अगर वहां पर ऑप्शन में लिखा हुआ है तो उसको आप मार्क करेंगे, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे फॉल्ट जो है वो डिस्कवर हुए जिसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी। अब पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2।
सो देखिए यहाँ पर चर्चा हो रही है गोधन न्याय योजना के बारे में। तो देखिए ये एक स्कीम है जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है। याद रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि ये फलाना स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट की है, छत्तीसगढ़ याद रखना है। इस स्कीम के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी, जिन लोगों के पास गाय होती है तो उनसे जो है 2 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से गाय का गोबर परचेज करेगी। और फिर उसके बाद इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा उस गाय के गोबर को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है, और दूसरे इको फ्रेंडली आइटम्स जो हैं उसमें कन्वर्ट करना। और फिर जैसे ही ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा तो उसके बाद ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो फार्मर्स को बेचा जाएगा 8 रुपए पर केजी के हिसाब से, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, राइट। तो ये इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इससे फायदा किसानों का भी होगा, एंटरप्रेन्योर्स का भी होगा, राइट, जो कि ये इस बिजनेस में होंगे इन्वॉल्व वर्मी कोस्ट प्रोडक्शन के, है ना। तो ये इस प्रकार की स्ट्रेटेजी जो है वो सरकार की हम लोग को देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है केस फर्टालिटी रेट का, क्वेश्चन ये बनेगा केस फर्टालिटी रेट क्या होता है। सिंपल कंसेप्ट है, इजी तरीके से आप समझो। तो देखो गाइस, ये मान के चलो ये सर्कल है, इसके अंदर काफी सारे लोग हैं, ठीक है। अब इन लोगों को सभी को हो गया कोरोना वायरस, ठीक है। अब कोरोना वायरस में से जितने लोगों मतलब जितने लोगों की मौत हो रही है, जैसे कि इनमें इतने लोग हैं, इनमें से इसकी मौत हो गई, इसकी मौत हो गई, ठीक है। सबको सेम डिजीज हुई है, सब सेम डिजीज से डायग्नोस्ड हैं, बट जितने लोगों की मौत होती है उसको केस फर्टालिटी रेट के नाम से जाना जाता है। एक प्रपोर्शन ऑफ पीपल, एक अमाउंट ऑफ पीपल, यानी कुछ ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है कुछ स्पेसिफिक डिजीज से, जो कि सभी इंडिविजुअल उस डिजीज से डायग्नोस्ड हुए हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। यानी कि ये सभी लोग डायग्नोस हुए थे एक सिंगल डिजीज से, बट जिन लोगों को ये मतलब यानी कि जिन लोगों की मौत हो गई, यानी कि मान लो ये 2 लोगों की मौत हो गई इस डिजीज के कारण, तो ये क्या हुआ, केस फर्टालिटी रेट के अंदर ये चीज आ जाती है। क्लियर हो गई, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है। केस फर्टालिटी रेट इंडिया का गिर रहा है काफी तेजी से, और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो रेट है ये 2.5 मार्क से नीचे चला गया है। 2.49% का रेट ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, और मई के सेकेंड वीक में ये रेट जो था वो 3.2% का था। और कहा जा रहा है कि इसके गिरने का कारण जो है वो ये भी है कि हम लोगों ने जो है वो जो डेली बेसिस पर आजकल हम लोगों ने टारगेट कर लिया कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है आइडेंटिफाई करेंगे वायरसेस को, तो इसलिए ये रेट जो है वो गिरा है। अब और गिरने का कारण मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप मान के चलिए कि अगर 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग में से 2 लोगों को कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ, तब क्या होगा, परसेंटेज में निकालो तो कितना हुआ, 20%। 100 लोगों में से मान के चलो 3 लोगों को कोरोना वायरस या 4 लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, ठीक है, तो परसेंट कितना हुआ, 4%। यहां 20% था, क्यों, क्योंकि कम लोग को, यहां पर 10 लोगों को सिर्फ मतलब टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा था 10 लोगों में, इसलिए परसेंटेज बड़ा मिला। बट यहां पर अगर 100 लोगों को टेस्ट किया और उसमें 4 लोग को कोरोना वायरस डिटेक्ट हो, या फिर 100 लोग जो है कोरोना वायरस से पीड़ित, उनकी 4 की मौत हो जाए, तब क्या हुआ, रेट कितना हुआ, 4% हुआ। तो आपने क्या देखा, रेट गिरा। तो रेट गिरने का कारण इसमें यह भी नहीं है सिर्फ एक कारण कि भाई हमारे यहाँ जो है वो ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, नहीं, रेट गिरने का कारण यह भी हो सकता है कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, ज्यादा लोगों को जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, ज्यादा लोगों को, नंबर जब बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक बात है कि परसेंटेज जो है वो घटना पक्का ही है उसका, तो राइट, समझ रहे बातों को, कि अगर वो कॉन्स्टेंटली अगर नहीं चल रहा है, तो अगर कॉन्स्टेंटली अगर नंबर वाइज पूरी चीज बढ़ रही है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, तो ऑब्वियस ही बात है कि परसेंटेज में उतना 19-20 का फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता। बट कोरोना वायरस का नेचर आपको पता है कि ये बहुत कम परसेंटेज के लोग की मौत हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए 10 लोग डायग्नोस्ड हैं, उनमें से 2 की मौत हो गई, 100 लोग डायग्नोस्ड हैं, उनमें से 4 की हो गई। तो ऐसा रेशियो आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा जब फिगर्स आपको दिखाई देगा तो ऑब्वियस ही बात है कि ये चीज कम होना तो पक्का ही है ना। इसके पीछे जो कुछ कारण है लो केस फर्टिलिटी रेट के इंडिया के अंदर, एक तो मैंने आपको ये वाला कारण बता दिया, इसके अलावा और क्या है, हमारी कंट्री में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी कंट्री का हम लोग को देखने को मिलता है। 75% लोग की उम्र 45 साल से नीचे की, और आपको पता है कि यहाँ पर वल्नरेबल कैटेगरी के कौन लोग हैं जिनकी मौत हो सकती है कोरोना वायरस के कारण, जिन लोग की एज ज्यादा होती है, ओल्डर एज पीपल, सीनियर सिटीजन। इसके अलावा बताया गया कि अदर इन्फेक्शन जो है हमारी कंट्री में, वैसे ही काफी ज्यादा इन्फेक्शन से पॉल्यूशन है, तो जिसके कारण ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री के अंदर लोगों की इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है, राइट। तो इम्यूनिटी वाला फिगर भी है कि मतलब अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरी कंट्री से, तो हमारी कंट्री के अंदर ऑलरेडी डेली बेसिस पर लोग जो है वो इतना धुआं, इतने टॉक्सिक चीजें जो है वो उनकी बॉडी में ऑलरेडी इनहेल कर चुके हैं वो, कि उनको ये वायरस जब आ जाता है तो उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रांग है ना। तो ये वाली भी एक वजह यहाँ पर बताई गई है एक। इसके अलावा जेनेटिक बैकग्राउंड, वो फिर परिवारों से आ जाता है कि मतलब काफी सारे लोग आप देखेंगे हट्टे कट्टे आपको दिखाई देंगे, बीमार नहीं पड़ते हैं, तो वो जेनेटिक
बैकग्राउंड भी उसका बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण से फर्टालिटी रेट जो इंडिया में जो है वो अभी लो हम लोग को देखने को मिल रहा है 2.49% का। तो ऐसे कुछ टर्म्स वगैरह जो है वो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं कि ये फलाना टर्म न्यूज़ में था, इसकी डेफिनेशन क्या है, किससे रिलेटेड है बताइए, या फिर इन स्टेटमेंट में से बताइए क्या करेक्ट होगा। तो एक आधी स्टेटमेंट डेफिनेशन से रिलेटेड होगा, एक आधी स्टेटमेंट करंट से रिलेटेड होगा कि गिर रहा है इंडिया के अंदर और गिर किस वजह से रहा है, तीसरा स्टेटमेंट उसके अंदर होगा। तो पूरे ये 3 स्टेटमेंट का खेल है जिसमें पूरा आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट जो है ये नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैब्स, इसके नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा बोर्ड जो कि नेशनल लेवल का है, एक्रीडिशन यानी कि मान्यता प्रोवाइड कराएगा किसकी, लैबोरेटरीज की, जहां पर टेस्टिंग वगैरह होती है। और टेस्टिंग किस चीज की होगी, किसी भी यानी कि कोई वायरस हो गया, कोई दवाई हो गई, इन सब चीजों की, है ना। तो ये जो है वो मान्यता प्रोवाइड कराने का एक बोर्ड है जो मैंने भी आपको बताया, ये कंफॉर्मिटी असेसमेंट बॉडीज का जो है उसको मान्यता प्रोवाइड कराएगा, यानी कि लैब्स वगैरह जो है उनको मान्यता प्रोवाइड की जाएगी। ये म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन अरेंजमेंट किया गया है एशिया पैसिफिक लैबोरेटरीज एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल लैबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन के साथ। और इस बोर्ड के अंदर बताया गया है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि सेटअप की गई है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, DPIIT का पुराना नाम क्या था, यानी कि इस बॉडी का भी कुछ समय पहले ही, साल 2 साल में ही इसका नाम चेंज हुआ है, इससे पहले इसका नाम क्या था मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो इसके अलावा बात करें कि इसका और क्या क्या काम होगा, तो जैसे कि ये मान्यता प्रोवाइड कराएगी बायोलॉजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फ्लूइड फ्लो और नॉन डिस्ट्रक्टिव, ऐसी जितनी भी पूरी मेजर फील्ड्स है इस प्रकार की साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर, तो उनको जो है वो मान्यता प्रोवाइड की जाएगी NABL के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, इंडिया बांग्लादेश कैटल स्मगलिंग इशू सामने आया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। 3 बांग्लादेशी सिटीजन थे गाइस, उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो इंडिया से जो कैटल्स जो है, जो मवेशी जो है यानी कि गाय वगैरह, तो इनको ये किडनैप करके उनकी स्मगलिंग करके बांग्लादेश ले जा रहे थे। और इनको पकड़ लिया आसाम के लोकलाइट्स ने और उनको बहुत पीटा, मॉब लिंचिंग हम लोग को देखने को मिली। उसमें बताया गया कि 3 लोगों की तो हालत खराब कर दी और 4 लोग जो हैं उनको वो भाग गए उस स्पॉट से, उस एरिया से, जैसे जैसे करके भाग गए वो, बट पकड़ लिया गया। तो ये एक इशू चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कैटल स्मगलिंग का। और दूसरा ऐसा इंसिडेंस हम लोग को आसाम के अंदर देखने को मिला है मात्र 2 महीनों से भी कम में। तो देखिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या इशूज हैं जो कि आज की डेट में चल रहे हैं। एक तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज वाटर शेयरिंग इशू, तीस्ता नदी एग्रीमेंट जो है उसको लेकर, फरक्का बैरेज को लेकर बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मणिपुर के अंदर बरक नदी है, राइट, तो वहां पर तिपाईमुख डैम जो है उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर भी ये ऑब्जेक्शन लगा रहा है। तो ये सब कुछ वाटर शेयरिंग को लेकर इशू चल रहा है। आप चाहो तो ये पूरी चीजों के बारे में, स्पेशली तीस्ता नदी एग्रीमेंट के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा और फरक्का बैरेज के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें माइग्रेंट का मुद्दा, आपको पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर सिटीजन की जो एक्सरसाइज चल रही थी उसको लेकर भी बांग्लादेश खुश नहीं थी, क्योंकि इसमें वही सेम चीज आई थी कि बांग्लादेश से जो सिटीजन बिना किसी वैलिड आइडेंटिटी के प्रूफ के इंडिया में सेटल हो गए, 40-50 साल बाद जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो कहा गया है कि उनको आइडेंटिफाई करके वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा ऐसे रेफ्यूजीज को। तो इसको लेकर भी बड़ा मुद्दा, इशू जो है वो चल रहा था। अब इलीगल एक्टिविटीज होती हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में, चाहे वो कैटल स्मगलिंग की हो, चाहे ड्रग्स डीलिंग की हो, फेक करेंसी की हो, राइट, ट्रैफिकिंग की हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, तो इस प्रकार की चीजें हैं, राइट, जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है, ऐसी इलीगल एक्टिविटीज जो बॉर्डर पर है। तो ये एक इशू है, अनसॉल्व इशू जो कि चलता आ रहा है। इसके अलावा चाइना फैक्टर, आपने देखा कि चाइना बांग्लादेश को अभी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है क्योंकि इंडिया की नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, राइट, और बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है। अभी ट्रेड वाली इशू भी मैंने आपको बताया था, तो उसको लेकर भी थोड़ी से जो इशूज हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में हम लोग को देखने को मिलते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इशूज हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी अभी जो लेटेस्ट जो था वो कैटल स्मगलिंग इशू का मुद्दा हम लोग को देखने को मिला था। अब देखिए यहाँ पर विटामिन डी के बारे में चर्चा हो रही है। आप लोग को याद रहोगा, हम लोग ने पहले भी चर्चा की हुई है कि साइंटिस्ट रिसर्चर जो है वो कोरोना वायरस को विटामिन डी के साथ रिलेट कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनमें विटामिन डी काफी हेल्प कर रहा है। तो देखो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी भी डिस्कशन हुआ था, एक मीटिंग हुई थी साइंटिस्ट की जिसमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा हुई, विटामिन डी के इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर बात हुई। सबसे पहली चीज़ तो स्टैटिक पोर्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन डी जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आप जानते हैं विटामिन डी जो है वो सनलाइट के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है। सनलाइट की जो रेज आती हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि धूप लेनी चाहिए, धूप लेना बहुत अच्छा होता है बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए, क्योंकि धूप से मिलती है विटामिन डी, है कि नहीं। तो ये जो विटामिन डी जो होता है वो किससे आता है? सन से आता है।
दूसरा सिर्फ सन से नहीं आता, सिर्फ नेचुरल कारण नहीं है, ये आर्टिफिशियल कारण भी हो सकता है। अगर कोई एक आर्टिफिशियल लाइट जिसकी अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो 190 टू 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ के साथ देखने को मिले, यानी कि एक बल्ब मान के चलो, एक बल्ब है जिससे कि जो रेज निकल रही है वो अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही है जिसकी वेवलेंथ 190 टू 400 नैनोमीटर की है, तो वो वाली भी जो रेज है वो भी ह्यूमन बॉडी में अगर पड़ेगी तो ह्यूमन बॉडी विटामिन डी को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, राइट। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि जो टर्टल लवर्स जो होते हैं, टॉर्टोइज लवर्स जो होते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके जो टॉर्टोइज का जो जगह होती है, जिस जगह पे टॉर्टोइज को रखा जाता है, काफ़ी सारे लोग जो है वो उसके ऊपर एक अल्ट्रावायलेट रेस लगा लेते हैं, अल्ट्रावायलेट बल्ब लगा लेते हैं, जिससे कि वो टर्टल जो है वो बास्किंग कर सके। आपको पता होगा टर्टल जो है वो बाहर बैठकर सूर्य की किरणें लेता है, क्योंकि उसके शेल के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है, उसके शेल को वो स्ट्रांग बनाती है ना, उसको लेकर कैल्शियम चाहिए होता है। आप जानते हैं विटामिन डी में कैल्शियम होता है, तो उसके लिए वो जो है वो टॉर्टोइज बैठता है ऊपर। तो ये टॉर्टोइज लवर को जो है वो पता होगा कि वो इस प्रकार के उनके बास्किंग करने के लिए उनको जो है वो एक आर्टिफिशियल लाइट दी जाती है, क्योंकि हर एक कोई अपने एक्वेरियम को बार बार छत पे तो नहीं ले आ सकता ना, तो वो इस प्रकार का अरेंजमेंट कर देते हैं। तो यही अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो कि आर्टिफिशियली भी देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन कैन कम कि अल्ट्रावायलेट जो है ये जो ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन है तो वो ओनली सन के थ्रू मिल सकता है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ओनली सन के थ्रू नहीं मिलेगा, ये आर्टिफिशियल लाइट भी अगर आप लगाओगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें इतना टेक्निकल नहीं जाना है आपको, पर फिर भी अगर बाई चांस आ जाए तो यू शुड बी एबल टू रिमेंबर कि 190 टू 400 नैनोमीटर वेवलेंथ का वो लाइट होनी चाहिए, ठीक है, उसकी रेज होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, स्किन पे पड़ा ये सनलाइट सनरेज, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बेस्ड जो मॉलिक्यूल होते हैं, और साथ ही साथ जो हम लोग को कैल्सीडियोल देखने को मिलता है लिवर के अंदर, और किडनी के अंदर हम लोग को कैल्सीट्रियोल देखने को मिलता है, तो इसमें जो है वो मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। आप देखिएगा दो चीज आपको एक और याद रखनी है, एक लिवर के अंदर क्या होता है कैल्सीडियोल, और किडनी जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या होता है कैल्सीट्रियोल। तो इसमें कुछ हम लोग को देखने को मिलते हैं कि केमिकल मतलब जो रिएक्शन जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो होता है ये केमिकल बेस्ड मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट मतलब इसमें रिएक्शंस होता है और कन्वर्ट होते हैं कैल्सीडियोल जो लिवर के अंदर होता है उसमें, और कैल्सीट्रियोल जो किडनी के अंदर होता है उसमें। तो याद रखना ये क्या करता है, ये ऐसा केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करता है कि लिवर के अंदर जो है ये कैल्सीडियोल में कन्वर्ट हो जाता है, और किडनी के अंदर कैल्सीट्रियोल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। यहां तक आपको बातें क्लियर है। विटामिन डी क्या है, विटामिन एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये क्या होता है, फैट में घुल जाती है, और आपको पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फैट होते हैं या फिर जो ह्यूमन बींग्स है, लिविंग बींग्स है, और उसमें जो फैट होते हैं, तो फैट जो होते हैं वो स्टोर होते हैं बॉडी में। तो ये क्या होता है, ये विटामिन डी बॉडी के अंदर स्टोर होने लगता है, विटामिन डी स्टोर होता है बॉडी में, ये चीज याद रखनी है, क्योंकि ये फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं उसमें डिसॉल्व हो जाता है और बॉडी के अंदर काफी लंबे समय तक रह सकता है। इसके रोल की बात करेंगे इस विटामिन डी के, तो ये पहली बात तो हेल्प करता है ह्यूमन के अंदर जो बोन्स में जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है बोन्स के डेवलपमेंट के लिए या बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए। तो बट याद ये भी रखिएगा कैल्शियम जो होना चाहिए वो एक प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में जाना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो इसका काम क्या होता है, उस चीज को रेगुलेट करने का, कि बॉडी में जो कैल्शियम जो डेवलप हो रहा है और जो बोन्स को जितने कैल्शियम की आवश्यकता है उतना ही अमाउंट में कैल्शियम जो है वो बॉडी को मिलना चाहिए। तो सोचिए अब कितनी बेहतरीन अपनी बॉडी के फंक्शंस है, राइट। ऐसे फंक्शंस तो हम लोग को मतलब कंप्यूटर में भी नहीं देखने को मिलेंगे इतने समय से जो प्रॉपर तरीके से चलते आ रहे हैं। कंप्यूटर को भी जो है वो रिपेयर की आवश्यकता होती है, पर हमारी बॉडी अगर प्रॉपर खाना पीना हम लोग खाएं तो कोई रिपेयर की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये और विटामिन डी और क्या करता है कि जितने भी डैमेजेस वगैरह जो हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है डैमेजेस से सेल मेम्ब्रेन को। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन जो होते हैं टिश्यूज, यानी टिश्यूज में जो सूजन वगैरह पड़ने लगती है तो उसको भी प्रिवेंट करता है ये। साथ ही साथ जो फाइबर्स वगैरह जो टिश्यूज में डेवलप हो सकते हैं तो उसको ये स्टॉप करता है कि फाइबर्स वगैरह ना डेवलप हो, बोन्स वगैरह वीक ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक डिजीज जो है वो हो जाती है इंसान को, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन्स वगैरह काफी वीक हो जाती हैं, है ना। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो होती है वो कोरोना वायरस में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये बताया जाता है कि जिस इंसान में डेफिशिएंसी है विटामिन डी की उसको उसके बाद ज्यादा चांसेस है कि कोरोना वायरस के कारण वो इफेक्ट हो जाए, राइट। और इवन आप जानते हो कि इसके अलावा जो डायबिटिक होते हैं, जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनको निमोनिया होता है, जिनको मोटापा ओबेसिटी होती है, और जो लोग स्मोक करते हैं, तो उन लोग में भी ये चीज़ है कि कोरोना वायरस उनको जल्दी हो सकता है, जल्दी पकड़ सकता है कोरोना वायरस, राइट। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि मतलब ये एसोसिएटेड है कि इन्फेक्शन जो भी होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और लंग इंजरी जिनको होती है, जिनके लंग्स की प्रॉब्लम होती है और जिनको मतलब जो ये सांस लेने में जो दिक्कत वगैरह होने लगती है, तो इसका कारण विटामिन डी भी है। जिनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनको ये वाली परेशानी है, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप देखिएगा परिवार वगैरह में किसी को अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है
तो आप उनको बोलिएगा कि विटामिन डी का सेवन जो है वो करो। जैसे कि मैं हूँ, मुझे एंकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो ऑस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन मैंने आपको बताई ना, वो सेम इसमें आती है। तो इसमें बोन्स काफ़ी वीक हो जाती हैं, तो इसलिए मेरे डॉक्टर ने कैल्डियम करके एक दवाई लिखी हुई है कैल्शियम के लिए, तो वो मैं खाता हूँ। बट धूप में भी रहना ज़रूरी है, बट अब मैं सन एलर्जिक भी हो गया हूँ इतनी सारी मेडिसिन खा खा के, बायोलॉजिक्स लगवा के, राइट। तो वो भी एक बड़ी दिक्कतें हैं, बट ठीक है, चल रहा है काम। अब देखिए सप्लीमेंटेशन की क्यों आवश्यकता है हम लोगों को, तो देखो इंडिया के अंदर आप जानते हो कि इतनी सनशाइन अवेलेबल है, बट फिर भी आप इंडिया में देखोगे कि काफ़ी सारे लोग जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। आप हर तीसरे बंदे चौथे बंदे को देखो, उसके अंदर विटामिन डी की परेशानी होगी होगी, राइट। तो इसलिए कहा गया कि इंडिया के अंदर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, विटामिन डी को ख़त्म करने के लिए सरकार को न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, और टारगेट करना चाहिए कि जो राशन कार्ड के थ्रू, जो फेयर प्राइस शॉप के थ्रू जो गरीबों को जो खाना दिया जाता है, फूड सप्लाई ऑफर की जाती है, तो उस फूड सप्लाई में जो मतलब प्रॉपर विटामिन डी भी जो है वो शामिल हो, राइट, जिससे कि उन लोग को भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल सके, उनके अंदर भी, गरीबों में भी, पुअर पीपल में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है। चलो ये था पूरा ओवरऑल मामला इसके बारे में, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। पेपर 3 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। वर्टिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये क्या होता है? सिंपल सी चीज, ये पिक्चर को देखो, पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? ये महिला जो है वो प्रेग्नेंट है, इनके पेट में एक बेबी है, ठीक है, वोम में। आप देखिए ये जो है यहाँ पर, आप इसमें तो हम लोग को जीका वायरस देखने को मिल रहा है, बट उस पर आपको ध्यान नहीं देना। आप मान के चलो इन्होंने कोरोना वायरस जो है वो उनको हो गया बाय इनहेल करके, ठीक है, माउथ के थ्रू या नाक के थ्रू बॉडी के अंदर चला गया इनके कोरोना वायरस। ये देखो आप, ये वायरस आ रहा है, अब ये वायरस गया और कहाँ पर चला गया? बच्चे को हो गया ये वायरस। आपको क्या समझ में आया इस फोटो को देखकर कि वायरस जो होता है वो ट्रांसमिट हो सकता है किसमें? बेबी में। तो इन्फेक्शन जो कि पैथोजन किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया या वायरस को। अगर वो मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिशन होता है, उसका ट्रांसमिशन डायरेक्टली मदर टू एम्ब्रियो, फीटस या बेबी में हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान या चाइल्ड बर्थ के दौरान, तो उसको वर्टिकल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। क्लियर है बातें यहां तक? तो ये चीज है, इसके बारे में ये टर्म आपसे पूछा जा सकता है। ट्रेन में बताया जा रहा है कि वीडियो सर्विलांस सिस्टम हम लोग को देखने को मिलेगा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बेटर सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो क्राइम्स वगैरह जो होते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरा अगर हम लोग पैसेंजर कोचेस में इंस्टॉल करते हैं, तो हालांकि काफ़ी सारी ट्रेन है उसमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर सभी ट्रेनों की बात हो रही है कि सभी ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होना चाहिए और रियल टाइम सर्विलांस उसका होना चाहिए, यानी कि रियल टाइम में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे और वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, राइट। जैसे कि मॉल्स वगैरह में होता है, जैसे आप देखते हैं कि एक अलग कक्ष, अलग रूम बना दिया जाता है सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, जहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन लगी रहती है, जिसमें काफ़ी सारे 2 या 3 सिक्योरिटी गार्ड हमेशा बैठे रहते हैं, उस पर निगरानी रखते रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ऐसे ही कुछ इंडियन रेलवेज भी प्लान कर रही है इस प्रकार का, राइट। इसमें वुमेन की सेफ्टी होगी, बच्चों की सेफ्टी होगी, जो एल्डर पैसेंजर जो होते हैं, सीनियर सिटीजन वगैरह, तो उनकी सेफ्टी के लिए ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये पैनल, अभी एक कमिटी बैठी हुई थी, हम लोग को देखने को मिला था, रेलवे बोर्ड ने जो है वो कमिटी फॉर्म करी थी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के लिए, वीडियो सर्विलांस सिस्टम के लिए, कि कोचेस में वीडियो सर्विलांस सिस्टम जो है वो लगना चाहिए। इन्होंने ये वाली बात भी करी थी कि जो डेटा जो कलेक्ट होगा और डेटा जो ये अपलोड हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, डेटा को कैसे निकालना है, कहाँ पर स्टोर करना है, कैसे किस प्रकार से मॉनिटर करना है, राइट। तो इन पूरी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ और रेलवे ने प्लान किया है कि इस प्रकार के सर्विलांस कैमरा जो है वो 7,000 कोचेस में मार्च 2021 तक लगा दिए जाएंगे, इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। और ये वीडियो सर्विलांस सिस्टम का ही एक पार्ट है जो कि स्टेशन और ट्रेन दोनों को कवर करेगा, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ है इससे रिलेटेड, और ये आखिरी न्यूज़ थी। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर अच्छे से क्लियर हो गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर पर लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप इस चैनल को, इस लेक्चर को किसी भी अपने ट्यूटोरियल या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अभी मुझे काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्विज़ नहीं आ रहा है, तो देखिए टीम ने वो देना बंद कर दिया है, बट क्विज़ के लिए मैंने एक मतलब जो है एक टीचर हैं मेरे पहचान की यहाँ पर, तो उनसे मैंने बात करी है, अगर वो इस प्रोजेक्ट को ले लेते हैं डेली क्विज़ वाला, तो आपको बहुत ही जल्दी डेली क्विज़ जो है वो दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने उनसे हालांकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला, सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप कवर करवाइए। आपका भी अगर कोई सजेशन है किस प्रकार के ऐसे 10 क्वेश्चन आने चाहिए, तो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर। बाकी डेली क्विज़ तो चली रही है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग टॉपिक्स की, तो उसको भी आप ज्वाइन करिए। इसी चैनल पर, हमारे ओनली करंट अफेयर नाम के चैनल पर डेली क्विज़ भी आती है, मेरे द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाती है वो, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आज का होमवर्क है सोलार ऑर्बिटर मिशन, इसको पढ़ लीजिएगा। 13 Feb 2020 को ये टॉपिक भी मैंने कवर करा रखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारे कुछ फ्री टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, वीडियो की अपडेट्स मिल जाती है, राइट, फ्री में। और ये नंबर पर कांटेक्ट करके पेड कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।